ई क्लासेज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीपलाना में कक्षा 10 के संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम कर्म कारक अर्थात उसमें प्रयुक्त होने वाली द्वितीय विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्म कारक का जो द्वितीय विभक्ति का रूप चलता है वह अकारांत में है रामम, रामौ, रामान। रामम, रामौ और रामान। हिंदी में जब हम कारक का अध्ययन करते हैं कर्म कारक का, तो उसमें कर्ता ने और कर्म को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन संस्कृत की अगर हम कारक के संबंध में बात करते हैं तो इसमें सूत्रों अथवा नियमों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। नियम नंबर 1 है कर्तुर ईप्सितम कर्म है। कर्तुर ईप्सितम कर्म है। इसका हिंदी अर्थ होता है कि कर्ता के द्वारा यानी काम को करने वाले के द्वारा क्रिया के माध्यम से जिस वस्तु अथवा चीज पर सबसे अधिक चाही जाती है या पसंद की जाती है, तो उस जो चीज चाहने वाली है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, उदाहरण इस प्रकार से आता है, महेश है पुस्तकम पठति, एक उदाहरण। दूसरा है छात्राः वेदम पठन्ति। तीसरा है स विद्यालयम गच्छति। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो परीक्षा में कारक के उदाहरण आते हैं जिसमें आपको विभक्ति और उसका कारण बताना होता है, तो यह है रेखांकित आएंगे, यानी नीचे अंडरलाइन इनके की हुई होगी। इसमें हमें विभक्ति बतानी है और किस कारण से उस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। महेश है, महेश यानी वाक्य का कर्ता, पुस्तकम पुस्तक, पठति पढ़ता है, यानी वाक्य का कर्ता है महेश और क्रिया है पठति। कर्ता और क्रिया का जिस पर सबसे अधिक असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसकी कर्तुर ईप्सितम कर्म है। इस नियम के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, राम शब्द का रूप है अंत में मैं लगा है। तीनों शब्द हैं अंत में मैं है, यानी पहचान के लिए आपको ये चीज़ है वो अच्छी तरह से इंगित करनी है कि अमुक उदाहरण में या इस उदाहरण में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पुस्तक में द्वितीया, वेदम द्वितीया और विद्यालयम द्वितीया। इसका नियम हम करेंगे। अगर उत्तर की बात आती है तो उत्तर हम करेंगे कर्तुर ईप्सितमम कर्म है इति द्वितीया विभक्ति।
ये इसका उत्तर हो गया। कर्तुर ईप्सितमम कर्म है इति द्वितीया विभक्ति। पूर्व में मैंने आपको बताया था इति के स्थान पर योग्य शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नियम नंबर 1 है, ये समझ में आई बात। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं एक है अभितः और एक है उभयतः। इसका अर्थ होता है दोनों ओर। एक शब्द है परितः सर्वतः। चारों ओर। एक शब्द है समया और निक्षा। इसका अर्थ होता है समीप या पास। ये समानार्थक शब्द हैं। अभिता माने दोनों ओर और उभयता माने दोनों ओर। परितः है सर्वतः है, इसका अर्थ होगा चारों ओर। समया और निक्षा ये समानार्थक हैं, इसका अर्थ होगा समीप या पास। ग्रामम ऐसे आता है उदाहरण। ग्रामम आप अभितः कर दीजिए और सर्वतः है, नहीं उभयतः है, यहाँ पर उभयतः है। वृक्षः सन्ति। इस प्रकार से वाक्य आएगा ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति। दूसरी साइड में चेंज करके अगर देता है परीक्षक ग्रामम उभयतः वृक्षः सन्ति, इसका हिंदी अर्थ हुआ है गांव के दोनों ओर। गांव ग्रामम गांव के। अभितः और उभयतः का अर्थ है दोनों ओर। वृक्षः वृक्ष अथवा पेड़ और सन्ति माने हैं, बहुवचन का वाक्य है। तो इस शब्द को अंतिम अक्षर इस मैं को देखने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये अभितः शब्द इसमें आया है अथवा उभयतः इसमें का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इन दोनों शब्दों के योग में कर्म कारक और कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया विभक्ति। या हम लिखेंगे अभितः या उभयतः शब्द योगे द्वितीया विभक्ति। इसी प्रकार परितः है चारों ओर, सर्वतः है चारों ओर। विद्यालयम विद्यालयम परितः है या सर्वतः है? परितः है ओब्लिक सर्वतः है वृक्षः सन्ति। विद्यालयम यह शब्द रेखांकित है, इसमें हमें विभक्ति और उसका कारण बताना है। परितः है और सर्वतः है, ये दोनों शब्द जब आएंगे तो वाक्य का आधार कर्म और कर्म में द्वितीया विभक्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्षः सन्ति, वृक्ष है। तो यहाँ पर अपने करेंगे परितः
ऑब्लिक सर्वतः शब्द योगे द्वितीया विभक्ति। इसी प्रकार 3 नंबर उदाहरण है समय ऑब्लिक निक्सा। इसका अर्थ होता है समीप या पास। यही उदाहरण अगर अपने करते हैं, आप ऐसे कर लीजिए, ग्रामम समीप है और समीपम अर्थात गांव के पास। इसको अगर अपने हटाएं तो यहाँ पर संस्कृत का जो उदाहरण आ जाएगा, समया या निक्सा। ग्रामम समया या निक्सः वृक्षः सन्ति। गांव के समया या निक्सा पास वृक्षः सन्ति वृक्ष हैं। अब अगला नियम है, यह चीज आपके समझ में आ गई। अगला नियम है विना। हिंदी अर्थ है बिना। इस शब्द के योग में द्वितीया, जहाँ बिना शब्द का प्रयोग होगा उसमें द्वितीया विभक्ति आएगी। स पुस्तकम विना पठति। स वाक्य का कर्ता वह, पुस्तकम पुस्तक के, विना माने बिना, पठति पढ़ता है। तो यहाँ पर मैं शब्द आया है अंत में, तो द्वितीय व्यक्ति और बिना शब्द के योग में। तो इसका हम कारण लिखेंगे, विना शब्द योगे द्वितीया विभक्ति। एक शब्द है अंतरा। शब्द है अंतरा, इसका अर्थ होता है बीच में। शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति, यानी कर्म कारक, और कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया विभक्ति। एक उदाहरण करते हैं, राम है, श्याम है, च महेश है, महेशम अस्ति। राम है, श्याम है, च महेशम अंतरा अस्ति। अब इसका हिंदी अर्थ हुआ, राम च माने और, श्याम के बीच में महेश है, तो महेशम में द्वितीया विभक्ति और कर्म में कारक हो गया। अब एक शब्द है प्रति। हिंदी अर्थ होता है की और एक शब्द है धिक, धिक्कार।
इन शब्दों के योग में कर्म कारक अर्थात द्वितीया विभक्ति। प्रति, प्रति माने की ओर। उदाहरण है मोहन है, विद्यालयं प्रति आगच्छति। दूसरा करते हैं स गृहं प्रति गच्छति। अभी मैंने आपको बताया कि प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और प्रति शब्द का अर्थ होता है की ओर। मोहन है मोहन, विद्यालयम विद्यालय, प्रति माने की ओर, आगच्छति आता है, मोहन विद्यालय की ओर आता है। तो यहाँ पर विद्यालयम शब्द में द्वितीय विभक्ति। अगला उदाहरण है स वह, गृहम घर, प्रति माने की ओर, गच्छति माने जाता है। तो इन दोनों उदाहरणों में विद्यालयम और गृहम में प्रति शब्द का प्रयोग होने के कारण वाक्य का आधार कर्म और कर्म में द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर अपने विभक्ति और उसका कारण लिखेंगे। हम ये लिखेंगे प्रति शब्द योगे द्वितीय विभक्ति, प्रति शब्द योगे द्वितीय विभक्ति। बस आपको सिर्फ इतना लिखना है। अगला जो शब्द है उदाहरण का वह है धिक, और धिक माने होता है धिक्कार। इसका उदाहरण है धिक पापम, धिक दुष्टम, धिक जाड्यम। ये तीनों शब्द अंतिम हैं व रेखांकित हैं। सभी शब्दों का अंतिम अक्षर मैं, और मैं की पहचान द्वितीय विभक्ति। यह शब्द देखते ही आपने यह शब्द धिक देख लिया। धिक देखकर आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि धिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इन तीनों में समेकित रूप से आप ये लिख सकते हैं कि धिक शब्द योगे द्वितीय विभक्ति। ये बात समझ में आई आपको? ये जो प्रति और धिक, इन शब्दों के योग में या इनका जहाँ प्रयोग जिस वाक्य में प्रयोग होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। एक उदाहरण है अनु उपसर्ग। अगर धाव धातु के साथ उसका प्रयोग होता है, अनु उपसर्ग और धाव धातु के साथ उसका प्रयोग होता है, तो वाक्य का आधार कर्म और कर्म में द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर नियम है अनु उपसर्ग जो कि धातु से पूर्व लगता है प्लस धाव धातु। धाव माने होता है दौड़ना।
पूर्व आने पर अनु उपसर्ग धाव धातु से पूर्व आने पर वाक्य का आधार कर्म और कर्म में द्वितीय विभक्ति। अब उदाहरण आएगा, सैनिक है, चौरम अनुधावती। अनु आ गया, अनु और धातु धाव, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका हिंदी अर्थ है सैनिक है, सैनिक यानी सिपाही, चौरम चोर के, अनुधावती पीछे दौड़ता है। तो अनु उपसर्ग और धाव धातु, ये धातु से पूर्व लगता है उपसर्ग, अनु उपसर्ग आ गया और धाव धातु। सैनिक चोर के पीछे दौड़ता है, तो यहाँ पर चौरम में द्वितीय विभक्ति है। अपने ये करेंगे अनु उपसर्ग प्लस धाव धातु योगे द्वितीय विभक्ति। अनु तो उपसर्ग हो गया और धाव धातु है। धाव धातु से पूर्व अगर अनु उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वाक्य का आधार कर्म बन जाता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे का जो उदाहरण है, तीन धातुएं हैं, सींग सोना अर्थात नींद लेना, स्था और आस। अगर इन धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग आ जाता है सींग सोना, सींग सोना और स्था और आस, धातु से इसका अर्थ होगा बैठना। इन धातुओं से पूर्व अगर अधि उपसर्ग आता है तो वाक्य का आधार कर्म बन जाता है। वाक्य का आधार क्या बन जाएगा? कर्म। कर्म में द्वितीय विभक्ति। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। सींग, सींग माने सोना। स्था और आस, इन दोनों धातुओं का अर्थ है बैठना। अगर इन धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग आ जाता है तो वाक्य का आधार कर्म बन जाएगा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण है, राम है, पर्यंकम अधिशेते।
नृपः सिंहासनम, स्था का रूप तिष्ठ से चलेगा, अधितिष्ठति, और आस का रूप अध्यास्ते। राम है राम, पर्यंकम चारपाई पर, अधिशयते सोता है, सीग माने सोना। अब इसकी सोने की क्रिया का आधार पर्यंकम है और पर्यंकम में कर्म कारक है और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति। राम चारपाई पर, अधिशयते माने सोता है। नंबर 2 उदाहरण है, नृप है राजा, सिंहासनम सिंहासन पर, अधितिष्ठति बैठता है, अध्यास्ते बैठता है। अध्यास्ते में मैं आपको क्लियर करा दूं, अधि प्लस आस, आस धातु है और अधि उपसर्ग है। आत्मनेपद की धातुआं अंतिम अक्षर पर एक ही मात्रा लगी है। ई के आगे आ, यानी इको यणची सूत्र जो है यण संधि का, ई के आगे अगर आ जाता है तो यह बन जाता है अधि प्लस आस। यहाँ पर अपने उदाहरण दिखेंगे। नंबर 1, सीन शब्द से पूर्व, अधि उपसर्ग, योगे द्वितीया। यहाँ पर स्था और आस धातु से पूर्व, स्था और आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग के योग में द्वितीया विभक्ति। बात आई समझ में? एक है अभि और नि। अभि और नि, ये दोनों उपसर्ग अगर वश धातु से पूर्व हों, वश माने रहना, पूर्व में आते हैं तो वाक्य का आधार कर्म बन जाता है और कर्म में द्वितीया विभक्ति। राम है ग्रामम, अभि निवसति। पहले अपने इस शब्द को क्लियर करते हैं। अभि उपसर्ग है और नि, ये दोनों उपसर्ग अगर वश धातु से पूर्व आते हैं तो उस वाक्य का आधार कर्म बन जाता है और कर्म में द्वितीया
विभक्ति। इसका उत्तर लिखेंगे अपने अभी प्लस नी उपसर्ग वश धातु योगे द्वितीय विभक्ति। यानी अभी और नी अगर ये उपसर्ग वश धातु से पहले आते हैं तो उसके योग में कौन सी आएगी? द्वितीय विभक्ति। एक नियम है मार्गवाची या कालवाची अर्थात समयवाची। इन शब्दों का जहाँ पर अत्यंत संयोग होता है, मार्गवाची और कालवाची, संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति। मार्गवाची का अपने उदाहरण करते हैं। और समयवाची का नदी क्रोशम एक कोश में कुटिला अस्ति टेढ़ी है। हिंदी अर्थ है नदी क्रोशम एक कोश में कुटिला टेढ़ी अस्ति माने है। तो ये क्रोशम शब्द है एक कोश अर्थात मार्गवाची। नंबर 2 उदाहरण है राम है मासम अधीते। राम 1 महीने से पढ़ रहा है तो समयवाचक हो गया, कालवाचक हो गया। स वह 5 दिनानी 5 दिनों से अत्र पठती यह पढ़ता है। यानी 5 दिन का समय हो गया कालवाची। ये नपुंसकलिंग है। यहाँ पर दिनम दिने दिनानी रूप चलेगा दिन का, दिनम दिने दिनानी। तो 1 नंबर उदाहरण में हम करेंगे मार्गवाची शब्द योगे द्वितीय विभक्ति। नंबर 2 और नंबर 3 जो उदाहरण है वह है कालवाची। तो इसका अपने लिखेंगे उत्तर कालवाची या समयवाची शब्द योगे द्वितीय। अब एक अंतिम उदाहरण है अधो अधः।
नीचे, अधोअधः माने सबसे नीचे। इसका अर्थ हुआ अध्यधि, अंदर, और ऊपरी ऊपर। इन 3 शब्दों के प्रयोग में द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक का प्रयोग होता है। अधोअधः इसका हिंदी अर्थ है सबसे नीचे, अध्यधि अंदर, और ऊपरी ऊपर। अब उदाहरण आएगा, भूमिम अधोअधः, और यह भी कर सकते हम अध्यधि जलम अस्ति। अगर उदाहरण आता है भूमिम अधोअधः जलम अस्ति, भूमि के सबसे नीचे जल माने जल, अस्ति है। अगर यह उदाहरण इस प्रकार से आता है भूमिम अध्यधि जलम अस्ति, भूमि के अंदर जल है, तो यहाँ पर अंतिम अक्षर देखिए मैं है, तो यहाँ पर अपने करेंगे अधोअधः, या अगर ये आता है तो ये लिखेंगे, अगर ये आता है अध्यधि, शब्द योगे द्वितीया विभक्ति। और अंतिम उदाहरण है, अब अगर इसकी संधि की बात आती है अधि प्लस अधि, यण संधि है अधि प्लस अधि, ऊपरी ऊपर, लोकम ऊपरी सूर्य है अस्ति। हिंदी अर्थ हुआ लोकम संसार के ऊपरी ऊपर सूर्य है, अस्ति माने है, संसार के ऊपर सूर्य है। तो यहाँ पर अपने कारण देंगे ऊपरी शब्द योगे द्वितीया विभक्ति। इसका संधि करते हैं ऊपरी प्लस ऊपरी, ऊपरी प्लस ऊपरी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति का ये जो चैप्टर हल किया है, वह आशा है आपके समझ में आया होगा। इसके साथ धन्यवाद।